तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल कैसे बनता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स को मोस्टली परेशान करती हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में से कौन किस किस्म के एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट वगैरह होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरा जो डिस्कस करेंगे, पूरा इंट्रो जो होगा वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, उसकी अजम्पशंस कौन सी लगती हैं, और थोड़े बहुत बेसिक्स फिर फार्मूले जो उसमें यूज़ होते हैं। आज ऐसा समझो कि बस इंट्रो हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो माई सेल्फ जुनैद अहमद, और आज हम बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक बॉडी होती है वो क्या करती है, मूव करती है। बॉडी अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, और वो सर्टेन एंगल के ऊपर, जैसे ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब हमने यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, यानी बॉडी अर्थ नियर टू अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ एंगल के ऊपर बॉडी को थ्रो किया जाए, और वो जब वो हवा में हो, यानी वो अपनी जर्नी में हो, अपना जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो उसकी जर्नी पूरी है उसमें क्या करे, वो हॉरिजॉन्टल भी कुछ जो उसका मोशन का इफेक्ट हमें देखने को मिले, और वर्टिकल भी मोशन हमें देखने को मिले, पर उस पर जो फोर्स एक्ट करे वो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। फोर्स जस्ट एक्ट करे और अपनी जर्नी के दौरान स्टार्ट टू एंड पॉइंट, और उसमें हमें हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी देखने को मिले, वर्टिकल इफेक्ट भी देखने को मिले। तो उसको हम ये उसकी डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कह देते हैं, ये बॉडी क्या है, हमारी प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिस पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, जो कि सर्टेन एंगल पे अर्थ के किसी भी सरफेस से नियर टू अर्थ सरफेस उसको जो है मूव की करा लिया जाता है, और वो स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जो उसकी जर्नी होती है, पूरी जर्नी में उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करती है, और वो क्या होती है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल है, यानी ये हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल कवर करता है, और कुछ डिस्टेंस वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो, आप बॉडी को हमने मूव किया तो ये देखो, ये यहाँ आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी आगे कुछ ना कुछ जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम रेंज कहते हैं, यानी इस तरफ जो उसका बॉडी की मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल बॉडी यहाँ पे आ गए, यहाँ से बॉडी मूव करके यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस हुआ इसको हम कह देते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि रेंज क्या होती है। बस ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रेंज होती है। बाकी जो ये ऊपर जो इसने कवर किया इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट कहते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट हमें को देखने में, उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो और उसमें वर्टिकल हाइट भी हो, बात कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट को एक साथ कवर अप करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई कंपोनेंट भी होता है। एक्स कंपोनेंट किस चीज़ का होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, वेलोसिटी का भी होता है, एक्सेलरेशन का भी होता है। सेम एज उसके अंदर वाई कंपोनेंट्स भी होंगे, यानी बात कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, 1D नहीं है। जो अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारे फार्मूले, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सब चीज़ें हमने डिस्कस की, वो 1 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर डिस्कस की। अब जो हमारा डिस्कस होगी वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉडी को कुछ सर्टेन एंगल के ऊपर अर्थ के सरफेस के नियर थ्रो किया जाएगा, और वो अपनी के जर्नी के दौरान उस पर सिर्फ जो एक फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। और ये जो उसका पाथ है, ये जो उसका पाथ है, ये इस पाथ को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड पाथ। ये जो कर्व्ड पाथ है, इस पाथ जो भी बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी बॉडी उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो कर्व्ड पाथ होगा उसका नाम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और अगर कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व्ड पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है, उसका शेप किस शेप का बनता है, तो उसका जो शेप होगा वो क्या कहते हैं, पैराबोला होगा। और पैराबोला में भी मुख्तलिफ इकसाम के जो शेप्स बनते हैं, ऐसा भी पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला होता है, ऐसा भी होता है। पर ये कैसा पैराबोला होता है, ये कप डाउन पैराबोला होता है। कप डाउन, ये क्या होता है, कप डाउन पैराबोला, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कप डाउन पैराबोला। और इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या है, ये अहम है। आपसे डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल बेस पूछे जाएंगे, मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। अगर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं तो वो आपसे यही पूछे जाएंगे कि उसके ये एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है। अगर कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर थ्रो किया जाए सर्टेन एंगल पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कोई भी बॉडी स्टोन वगैरह थ्रो किया और वो ये यहाँ आकर अपनी जर्नी कवर पे, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसकी जर्नी के दौरान जो ओनली फोर्स एक्ट कर रही है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स सारी जो उसकी कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है, टू डायमेंशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट एक्ट कर रही है और एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं करे। तो मेन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। और इसी तरह आप कह लो कि फुटबॉल को एक दफ़ा हमने यहाँ से किक कर ली तो बाद में उस जर्नी के दौरान उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जस्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने याद करना। और फिर एक अच्छा एग्जाम्पल, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, जो ऐसी बुलेट जो गन से फायर की जाए तो उसको भी जर्नी के दौरान जो होता है शुरू में उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। जो जर्नी के दौरान मेन जो आपको पॉइंट याद करना है कि जर्नी के दौरान उसके ऊपर जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे और कोई फोर्स एक्ट ना करे। स्टार्ट में एंड में फोर्स लग सकती है पर जर्नी के दौरान जस्ट उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए। और ऐसी जो हमारे मिसाइल्स वगैरह होते हैं उसमें जो गाइडेड मिसाइल्स होते हैं वो हमारे प्रोजेक्टाइल नहीं होते। जो अनगाइडेड मिसाइल्स होते हैं जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रोजेक्टाइल होते हैं। बाकी अगर गाइडेड मिसाइल्स वगैरह हो जाए तो वो हमारे प्रोजेक्टाइल नहीं होते, ये अनगाइडेड होते हैं और इसमें जस्ट वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी अगर हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के नियर तो उसमें बहुत सारी फोर्सेस लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह होती है, अर्थ खुद मूव कर रही है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। यानी ये सारी कंडीशंस हमें एक साथ मिलती ही नहीं तो उसके वो जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसकी जर्नी के दौरान कोई उसके फोर्स एक्ट ना करे और बहुत से जो केसेस हैं या कर्व पार्ट ये उसकी कंडीशन है। तो ये सब कंडीशंस हमें तभी मिलेंगी जब हम कुछ अजम्पशंस इंडिकेट के इस हवाले से या प्रोजेक्टाइल मोशन को सही मानने के लिए कुछ हम अजम्पशंस अज्यूम करेंगे। तो पहली अजम्पशन ये है कि जी का वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंटली लेंगे जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी, जिसका माना है माइनस जी। कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर अपवर्ड है तो माइनस जी लेंगे और डाउनवर्ड है तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी आ रही है तो बॉडी के ऊपर जब वो नीचे आ रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी आ रही है तो यहाँ पे हम प्लस जी ले लें, नहीं माइनस जी लेना है ऑलवेज। ये बस असम्पशन है, आपको इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, माइनस जी ऑलवेज आपने लेनी है। और दूसरा जो है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, क्योंकि थोड़ी सी हवा लाजमी तौर पर जो हमारे अर्थ के सरफेस होती है उस वहाँ पे होती है और उसकी रेजिस्टेंस पैदा होती है जिसकी वजह से उसकी जो रेंज होती है उस रेंज और हाइट दोनों पर इफेक्ट होता है। तो इसका एयर रेजिस्टेंस बाद में हम देखेंगे जब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उसमें रेंज हाइट इस सब को हम देखेंगे तो उस सब के ऊपर जो है एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है। और तभी हमने किया कि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स उसकी जर्नी के दौरान नहीं लगनी चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं या हम अज्यूम करते हैं कि उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू रोटेशन। अब आप देखो कि अर्थ खुद ही रोटेट कर रही है। अब अगर उसके ऊपर उसकी जर्नी के दौरान अगर अर्थ का एक एक्सटर्नल एक और फोर्स लग जाए जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में हो, क्योंकि बॉडी खुद ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अर्थ के सरफेस के लिए, तो उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन उस रोटेशन से दरअसल अफेक्ट करेगा। पर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी जो कंडीशंस होगी वो उसी केस में वैलिड होंगी अगर हम उनकी रोटेशन को जो है जो रोटेशन का जो इफेक्ट है उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस अर्थ की रोटेशन की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन अफेक्टेड नहीं हो रहा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के मुख्तलिफ केसेस होते हैं। एक वो केस होता है केस नंबर 1 जिसमें प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल किसी हाइट से फेंका जाता है और इनिशियली उसमें वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। पर हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या फिर इसको हम ये कह देते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करके इसको कुछ ना कुछ बॉडी को मूव करवा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुटबॉल था, हमने उसको किक किया तो ये उसके पास क्या थी, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी इनिशियली, बट बॉडी जब यहाँ पे आई तो उसके बाद देखो 2 कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक इस तरफ वर्टिकल वेलोसिटी का। फिर बॉडी मूव करके यहाँ आई, फिर बॉडी जब यहाँ पे आई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही, वेलोसिटी कंपोनेंट यही। तो इस हिसाब से इसमें क्या हो गया कि दोनों कंपोनेंट आ गए। तो इस हिसाब से ये जो हम के देख रहे हैं ये केस नंबर 2 है जिसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कहते हैं। बॉडी के बाद लगातार देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, जस्ट
जब जब से बॉडी ने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो है वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे जो होगा उसके पास जस्ट वर्टिकल वी वाई जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जस्ट उसके ऊपर क्या होगा वी एक्स वाला कंपोनेंट होगा। तो ये उसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कहता है, जहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ओनली उसके पास हॉरिजॉन्टल होता है। ये हम जब मैक्सिमम हाइट का फार्मूला या हाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखो कि उसके पास जैसे ही वो अर्थ के नियर आ रहा है तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट फिर से बढ़ता जा रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा। ये हम बाद में देखेंगे क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो हमने निगलेक्ट की है। तो इस हिसाब से वी एक्स लगातार कांस्टेंट होगा जब इवन दो मैक्सिमम हाइट होगी। जो हमने स्ट्रेट लाइन फ्री फॉल वाले केसेस देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो होता है वहाँ पर वेलोसिटी ओवरऑल टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पर यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर, जस्ट वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल केस नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पास दोनों कंपोनेंट इनिशियली से शुरुआत से ही होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब पहले हम देखते हैं फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगातार डाउनवर्ड उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटी। और जर्नी के दौरान हमने यही डिस्कस की, यही असम्पशन ली तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। पर जब अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन लगती है मोशन के दौरान, पर वो निग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट हम जीरो के बराबर लेते हैं या निग्लिजिबल एक असम्पशन लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शन लगती है पर तमाम कम लगती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी, और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो क्या है, निग्लिजिबल है, यानी ना होने के बराबर है। फिर एक्सेलरेशन की, जहाँ पे फोर्स वहाँ पे एक्सेलरेशन, ये तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यही देखते आ रहे हैं कि जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस जी, जो लगातार कांस्टेंट होती है वैल्यू, डाउनवर्ड हमेशा हम लेते हैं, चाहे बॉडी अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, वो लगातार माइनस जी होगी। पर यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी पैदा होती है जब फोर्स होता है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ही कोई नहीं है, जस्ट जो फ्रिक्शन थी वो भी हमने निगलेक्ट कर ली। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वी वाई का कंपोनेंट क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी किसी भी पॉइंट पे ऊपर अगर आपका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी या ए टी। यानी अगर ये तो हम देखेंगे कि ये उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या नहीं है, वी नॉट साइन थीटा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस में ए टी, और इस केस में एक्सेलरेशन जी के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा वर्टिकल लेंगे माइनस जी टी लेंगे। तो ये हमारे पास जो है किसी भी टाइम के ऊपर हम उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। बाकी वी एक्स जो होगी वो कांस्टेंट होगी, थ्रू आउट जर्नी के दौरान एक ही उसका वैल्यू होगा जो कि वी नॉट कास थीटा होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी वाला जो वैल्यू होगा लगातार वही जो है उसका वैल्यू होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा लगातार वही उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। पर ये क्या है, ये कांस्टेंट थी तो लगातार सेम वैल्यू था, पर वी वाई वेरिएबल है। जब हम डिसेंडिंग, जब हम असेंडिंग, जब बॉडी ऊपर जा रही है, जैसे देखो यहाँ पे जा रही है तो वेलोसिटी आस्ते आस्ते ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट मूव कर रही है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी अपवर्ड लग रही है, तो उसके हिसाब से अपोजिट लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, और एक्सेलरेशन कम होते होते यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, उसमें चेंज ही नहीं आया। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्योंकि उसके ऊपर सॉरी, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे मौजूद होगी जो माइनस जी के ऊपर लगातार लगती है बॉडी के ऊपर, पर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम होते होते जीरो हो गए। कहने का मतलब है जब बॉडी अपवर्ड जा रही है, असेंडिंग जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। अगर फिर बसे बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वो फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है। तो डिसेंडिंग अगर बॉडी अर्थ की तरफ आएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहले डिक्रीज करेगी, फिर जीरो हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी, फिर इंक्रीज करेगी। तो ये जो फार्मूला होता है हम बेसिकली यूज होता है कि पहले डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी, फिर इसे इंक्रीज होगी, और जब बॉडी डिसेंडिंग होगी या अर्थ की तरफ होगी तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वी नॉट कास थीटा, लगातार यही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की देख लें, वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लेते हैं, वी नॉट वाई टी माइनस 1/2 जी टी, उसका जस्ट ए के ऊपर जी का वैल्यू लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में लेते हैं, तो वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी, उसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से वर्टिकल हाइट आप फाइंड कर सकते हैं।
और आप कहेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल के लिए भी ले लें, पर हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो इस केस में हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा कि जस्ट उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तो तभी हमें वो मिलेगी। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ मिल रही है, वी नॉट कॉस थीटा को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, हमारे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का एक नाम देते हैं जो हम कहते हैं रेंज। पर रेंज तो केस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे आपने ये याद करना है। और नोट पॉइंट हमने दिखा है, इफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे आप देखो यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लगातार मौजूद है, यहाँ की वेलोसिटी वेरिएबल है, पहले डिक्रीज हो गई है फिर इंक्रीज हो गई, यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 हम ले रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के ऊपर जस्ट डिपेंड कर रही है एज कंपेयर टू एंगल वगैरह के ऊपर। तो इस हिसाब से ये हम जो सारे जो वैल्यू कहते हैं, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट वाले वैल्यू चेंज कर लें, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल जो एक्सेलरेशन, वर्टिकल कोई भी चीज़ हम चेंज कर लें, तो उसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। और ग्रेविटी जो होती है वो ओनली अफेक्ट करती है वर्टिकल मोशन, ये तो हमने डिस्कस कर ली। तभी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे क्या हो रही थी, वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, वेरिएबल थी, और एक्सेलरेशन क्या कर रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि क्या थी, एग्जैक्टली कांस्टेंट थी, -g थी। जस्ट आपने ये याद करना है कि हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं आपको एक और मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन हो, तो ऐसे मोशन को भी हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक दूसरे पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, किसी हॉरिजॉन्टल फैक्टर चेंज करोगे तो वर्टिकल पे इफेक्ट नहीं होगा, वर्टिकल चेंज करोगे तो हॉरिजॉन्टल पे इफेक्ट नहीं होगा, ओनली वर्टिकल का वर्टिकल पे इफेक्ट होगा और हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल पे इफेक्ट होगा। और ग्रेविटी जो इफेक्ट करती है ओनली वर्टिकल मोशन पे इफेक्ट करती है, और ग्रेविटी जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को चेंज करती है, उसी में एक्सेलरेशन पैदा करती है, उसी में वेरिएबल वेलोसिटी को चेंज करती है। तो ये सारे जो आज के पॉइंट्स में हमने जस्ट बेसिक इंट्रो देखा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसकी असम्पशंस देखी, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर थोड़े बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सबको डिस्कस कर लिया। तो होप आपको इस वीडियो लेक्चर से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।